क्या ऐसी किसी विशाल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कल्पना की जा सकती है जो इतने मैसिव स्केल पर ऑपरेट करती हो, देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करती हो और उसका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए एब्सोल्युटली जीरो हो? और सिर्फ यही नहीं, इस इंस्टीट्यूशन पर टैक्स लायबिलिटी भी लिटरली जीरो है। सुनने में शायद थोड़ा नामुमकिन लगे ना, पर यह बिल्कुल हकीकत है। आज के इस विश्लेषण में किसी आम कंपनी की नहीं बल्कि उस फाइनेंशियल इंजन की बात होगी जो इंडियन रेलवेज की रीढ़ की हड्डी है। अक्सर दोस्तों के बीच चर्चा होती है या विचार आता है कि सटीक तरीके से IRFC स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस करो। तो बस आज यही डिकोड करने वाले हैं कि आखिर इनकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी मजबूत कैसे है और वो अनोखा बिजनेस मॉडल क्या है जो इन्हें ऐसी कमाल की स्टेबिलिटी देता है। इस फंडामेंटल डीप डाइव को हम 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, द IRFC बिजनेस मॉडल, फिर फाइनेंशियल हेल्थ एंड डिविडेंड्स, उसके बाद शेयर होल्डिंग एंड कॉम्पिटिटर वैल्यूएशन, चौथा बजट 2026 के मेगा टेलविंड्स और आखिर में मेजर रिस्क्स एंड आउटलुक। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द IRFC बिजनेस मॉडल, द फाइनेंशियल इंजन। ओके, तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। IRFC बेसिकली इंडियन रेलवेज की डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म है। इनका मेन गोल क्या है? रेलवेज की एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज की जरूरतों को पूरा करना, जैसे कि नए लोकोमोटिव्स, वैगन्स या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जब भी फंड्स चाहिए होते हैं, IRFC मार्केट से सस्ते दरों पर पैसा उठाकर देती है। एक सिंपल एनालॉजी लें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए एक जायंट क्रेडिट कार्ड की तरह काम करते हैं जो उनकी हर बड़ी खरीदारी को फाइनेंस करता है। अब इनका मॉडल बड़ा ही ब्रिलियंटली सिंपल है, जिसे कॉस्ट प्लस मार्जिन मॉडल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस इंटरेस्ट रेट पर मार्केट से पैसा उठाया जाता है उस पे करीब 350 से 40 बेसिस पॉइंट्स का एक फिक्स्ड मार्जिन जोड़कर रेलवेज को लोन दिया जाता है। बूम, प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल सेफ। मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएं या नीचे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि इनका सिंगल सबसे बड़ा क्लाइंट खुद भारत सरकार का हिस्सा है, तो लोन्स डिफॉल्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए इनका ग्रॉस एनपीए हमेशा जीरो रहता है। साथ ही सॉवरेन बैकिंग की वजह से इन्हें RBI के कई नॉर्म्स और टैक्स लाइबिलिटी से भी कंप्लीटली छूट मिली हुई है। अ रियल गेम चेंजर। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, फाइनेंशियल हेल्थ एंड डिविडेंड्स, ट्रैकिंग द डैशबोर्ड। इनके फाइनेंशियल नंबर्स की कंसिस्टेंसी सच में काफी सॉलिड है। पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROC लगातार 25% के आसपास स्टेबल रहा है। वहीं ROE 13 से 15% के बीच एक मजबूत परफॉर्मेंस दिखा रहा है। पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नंबर पता है क्या है? इनका नेट मार्जिन। ये कंसिस्टेंटली 26 से 30% के ब्रैकेट में बना हुआ है। अब सोचिए, ऐसे लो रिस्क लेंडिंग बिजनेस में इतना हाई नेट मार्जिन कैसे? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्रैक्टिकली ना के बराबर है। और इस आर्थिक मजबूती का एक फ्रेश प्रूफ इनके रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के दूसरे क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT एक जबरदस्त 3,522 करोड़ रुपए का रहा। ये पिछले साल के मुकाबले सीधा 10% की ग्रोथ है। ये लगातार बढ़ता हुआ मुनाफा कंपनी को फ्यूचर में स्टेडी कैपिटल रिटर्न्स देने में बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। राइट, तो इस सब का फायदा क्या है? इन मजबूत आंकड़ों का डायरेक्ट असर इनके डिविडेंड पे आउट पर नजर आता है। स्टेडी अर्निंग्स की वजह से IRFC का डिविडेंड यील्ड आमतौर पर 1.5 से 2.5% के आसपास मेंटेन रहता है। इनका पे आउट रेशियो भी 30 से 32% की काफी कंजर्वेटिव रेंज में है। मतलब प्रॉफिट का एक सुरक्षित हिस्सा ही बांटा जाता है और बाकी इनके रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा साल भर में फ्रीक्वेंटली डिक्लेयर होने वाले इंटरिम डिविडेंड्स के चलते एक बढ़िया लिक्विडिटी भी मिलती रहती है। तीसरी चीज, शेयर होल्डिंग एंड कंपेटिटिव वैल्यूएशन, द ओनरशिप स्प्लिट। अब ओनरशिप स्प्लिट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास IRFC की लगभग 84.7% की भारी हिस्सेदारी है। ये एक तरफ अटूट स्टेबिलिटी और सॉवरेन गारंटी तो जरूर देता है, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। पब्लिक के लिए ट्रेड होने वाला हिस्सा, जिसे फ्री फ्लोट कहते हैं, वो सिर्फ 11.3% के आसपास ही बचता है। फिलहाल डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा थोड़ा कम लग रहा है, जो आगे चलकर मार्केट में और ज्यादा डेवलप हो सकता है। अब इनकी वैल्यूएशन की तुलना बाकी पीयर्स जैसे PFC और REC से करके देखते हैं।
जहां पीएफसी और आरईसी का पीई मल्टीपल 6 या 7 गुना है और रोसी करीब 10% है। वहीं आईआरएफसी का पीई मल्टीपल लगभग 28 गुना पर है और रोसी 6% है। अब सवाल उठता है, इस प्रीमियम वैल्यूएशन के पीछे वजह क्या है? सिंपल सी बात है, मार्केट इनके 0% एनपीए और 0 टैक्स लायबिलिटी को एक मैसिव प्रीमियम देता है। एक ऐसी बैलेंस शीट जिसमें एसेट रिस्क लिटरली 0 हो, उसे बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से थोड़ा अलग ही लेंस से देखा जाता है। चलिए चलते हैं चौथे पॉइंट पर, बजट 2026 मेगा टेलविंड्स, द ट्रैक अहेड। यहाँ एक डेटा पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये नंबर अपने आप में एक मैसिव आर्थिक इशारा है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर एक क्लियर और अटूट फोकस है। अब क्योंकि आईआरएफसी का मुख्य काम ही रेलवेज को फाइनेंस करना है, तो ये सीधे तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाता है। जितना बड़ा कैपेक्स पाइपलाइन होगा, आईआरएफसी के लोन्स और फंडिंग का वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अगर इन ग्रोथ ड्राइवर्स पर थोड़ा और ध्यान दें तो आगे की ऑर्डर बुक बिल्कुल साफ नजर आती है। पहला, जैसा अभी बात हुई, एक अनप्रेसिडेंटेड ओवरऑल कैपेक्स आउटले। दूसरा, नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का ऐलान, जैसे दांकुनी से सूरत तक का नया कॉरिडोर। और तीसरा, सबसे एक्साइटिंग, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। ये सारे के सारे मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स हैं। इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि इन बड़े प्रोजेक्ट्स की विशाल फंडिंग आईआरएफसी के जरिए फ्लो होगी, जिससे उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम में काफी बड़ी उछाल आएगी। और अब आते हैं अपने आखिरी और अहम हिस्से पर, मेजर रिस्क्स एंड आउटलुक, अप्लाइंग द ब्रेक्स। देखिए, कोई भी बिजनेस कितना ही मजबूत क्यों ना हो, उसके साथ कुछ इनहेरेंट रिस्क्स जरूर जुड़े होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा रिस्क है हाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। इनका 99% से ज्यादा लेंडिंग सिर्फ एक ही एंटिटी को होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। क्लाइंट एक है तो डिपेंडेंसी भी पूरी तरह उसी पर है। दूसरा खतरा है पॉलिसी डिपेंडेंस का। अगर किसी वजह से कैपेक्स प्रायोरिटीज बदल जाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग थोड़ी भी कम हो तो इनका फंडिंग वॉल्यूम सीधा हिट होगा। और तीसरा, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होने के नाते हमेशा एक रेगुलेटरी ओवरसाइट रहता है, जहां कभी-कभी कमर्शियल डिसीजंस के ऊपर पॉलिसी डिसीजंस हैवी हो सकते हैं। एक बार इनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर बिल्कुल न्यूट्रली नजर डालते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी डीसीएफ मॉडल के एस्टिमेट्स बताते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 165 रुपीस पर शेयर के आसपास आती है। वही करंट मार्केट प्राइस 105 से 106 रुपये के रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब प्योरली एजुकेशनल डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ये करीब 20% का एक एस्टिमेटेड अपसाइड दिखाता है। पर प्लीज ध्यान रखें, ये आंकड़े पूरी तरह से एकेडमिक एनालिसिस और सोर्स डेटा पर आधारित हैं। इसको एब्सोल्युटली कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं समझना चाहिए। हम यहाँ सिर्फ नंबर्स और कॉन्सेप्ट्स डिकोड कर रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल निकलकर सामने आता है। एक तरफ मोनोपोली, 0% एनपीए और मैसिव सरकारी टेलविंड्स इस फाइनेंशियल इंजन को एक टॉप टियर पोजीशन पे रखते हैं, पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सिंगल क्लाइंट रिस्क भी मुंह बाहे खड़ा है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाते हुए क्या ये कंपनी आने वाले दशक के रेल मॉडर्नाइजेशन को बिना किसी रुकावट के आगे ले जा पाएगी? ये डेफिनेटली एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे और डीप रिसर्च की जा सकती है। इस डिटेल विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।